नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में कक्षा 12th के हिंदी अनिवार्य का जो संपूर्ण मॉडल पेपर मैं हल करवाने वाला हूं। सेशन को पूरा देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्त। मोटिवेशनल कोट है आज का दोस्तों हमारा, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों आपका एक संकल्प है, वो एक ही संकल्प काफ़ी है आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। मॉडल पेपर नंबर 2 अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक जो परीक्षा कक्षा 12th हिंदी अनिवार्य का जो संपूर्ण पेपर है वो मैं हल करने वाला हूं दोस्तों आपका पेपर 80 नंबर का होगा और आपको टाइम भी मैनेज करना है। इस चैनल पर दोस्तों मैंने हिंदी अनिवार्य के अंदर किस प्रकार से हम अच्छे अंक ला सकते हैं एक वीडियो डाला हुआ है। वह वीडियो दोस्तों जरूर देखें, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला उस वीडियो से। दोस्तों मात्र 10 मिनट का वीडियो है, बहुत शानदार। उसमें मैंने टिप्स दिए हैं, हर एक पार्ट में से कौन कौन से कैसे प्रश्न आएंगे संपूर्ण व्याख्या सहित उनको समझाया गया है। तो उस सेशन को जरूर देखिए दोस्तों। हमारा दोस्तों पहला जो प्रश्न आएगा हिंदी अनिवार्य के अंदर कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये दोस्तों पहले सर्वप्रथम आपको इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ोगे तब नीचे 6 प्रश्न आए, उन 6 प्रश्नों का उत्तर भी आप अच्छी तरीके से दे पाओगे और आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर दोस्तों? इससे 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो पेपर है किस प्रकार से हमें हल करना है। सारी जानकारी मैं इस चैनल पर दूंगा आपको। दोस्तों हम आज के इस अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। नगरीकरण की प्रवृत्ति सारे विश्व में काम कर रही है। नगरीकरण की यह दिशा स्पष्ट छोटे समुदायों की समाप्ति की दिशा है। भारत में भी शहरों की जनसंख्या अभी प्रतिवर्ष 35 लाख के हिसाब से बढ़ रही है। भले ही मनुष्य के पास तर्क एवं बुद्धि है, वह अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। विज्ञान में ऐसा कुछ निहित नहीं है जो मनुष्य को विशाल विकटाकार बस्तियों में अव्यवस्थित रूप से रहने के लिए बाध्य करता हो। वर्तमान नगरोन्मुख प्रवृत्ति के कुछ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं, वह शाश्वत नहीं है और उन्हें प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि गांव आज जैसा है वैसा ही यदि रहता है तो नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोकी नहीं जा सकती है। लेकिन यदि मानव समाज का निर्माण छोटे प्राथमिक समुदायों के आधार पर ही करना है तो आज के गांवों को ऐसी बस्तियों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो हर दृष्टि से आकर्षक होगी और तब सामान्यतः कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहेगा। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया है अपठित गद्यांश। अब इनके जो प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या क्या प्रश्न आएंगे, किस किस प्रकार से आने वाले हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। दोस्तों ये वैसा का वैसा ही प्रश्न आपके बोर्ड के अंदर आएगा, लेकिन चेंज हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। पहला प्रश्न आपको यही पूछेगा गद्यांश में कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, इसलिए पहले आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। दोस्तों इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है कि नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति है। नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति इस जो गद्यांश है इसका प्रमुख शीर्षक है। दूसरा प्रश्न है वर्तमान में किस प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। वर्तमान के अंदर दोस्तों किस प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, तो इसका आंसर होगा नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है। लोग गांवों से नगरों के अंदर शहरों में जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। तो वर्तमान में कौन सी प्रवृत्ति विकास हो रही है, तो नगरीकरण राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है निम्न में से किस आधार पर मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। निम्न में से किस आधार पर मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। तो दोस्तों इसको मैं ऊपर स्पष्ट रूप से दिया गया है, आपको मैं इसका दिखाता हूँ कि भले ही मनुष्य के पास तर्क और बुद्धि, दोस्तों ये तर्क और बुद्धि है और वह अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा तर्क और बुद्धि। क्या होगा दोस्तों? तर्क और बुद्धि के द्वारा मनुष्य क्या कर सकता है दोस्तों? वर्तमान में तर्क और बुद्धि के द्वारा, कैसे? तर्क और बुद्धि के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो चौथा प्रश्न है प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से बदला जा सकता है। दोस्तों प्रबुद्ध है वो मानवीय प्रयत्न से बदला जा सकता है। इसका दोस्तों आंसर होगा नगरीकरण की प्रवृत्ति। क्या होगा दोस्तों? नगरीकरण की प्रवृत्ति को दोस्तों प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से क्या बदला जा सकता है? नगरीकरण की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। चौथा है, पांचवा है नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। दोस्तों नगरीकरण की प्रवृत्ति को कैसे रोकेंगे दोस्तों? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा
कि आपके जो गाँवों का आकर्षक है उनका विकास करना चाहिए दोस्तों। जो गाँव है हमारे, गाँवों का आकर्षक विकास करना चाहिए, जिससे गाँव ही नगर में बदल जाए और शानदार आकर्षक होंगे गाँवों का, तो लोग गाँवों को छोड़कर शहरों में नहीं जाएंगे। ये भी बहुत सत्य है और इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है छठा, प्रतिवर्ष शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। प्रतिवर्ष शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो प्रतिवर्ष शहरों की जनसंख्या क्या बढ़ रही है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि दोस्तों इसके बाजारीकरण के कारण भी बढ़ रही है, सुख सुविधा के कारण भी शहरों के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है। और तीसरा कारण दोस्तों इसके अंदर ये होगा कि नगरीकरण के कारण। दोस्तों इसके अंदर वो पॉइंट कट गया है। नगरीकरण के कारण क्या होगा, नगरीकरण के कारण भी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और चौथा होगा उपयुक्त सभी, और उपयुक्त सभी आंसर होंगे दोस्तों। प्रतिवर्ष शहरों में जनसंख्या बढ़ने का कारण है बाजारीकरण के कारण, सुख सुविधा के कारण और नगरीकरण के कारण। ये दोस्तों इसके पूरा हमने संपूर्ण अपठित गद्यांश को हल कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ये दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है और उसका दोस्तों ये उपयुक्त सभी आंसर होने वाला है। बाजारीकरण, अधिक सुख सुविधाएं, नगरीकरण और उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इसके अंदर दूसरा नहीं, इसके बाद इसमें ये दोस्तों कि आपको क्या क्या बताना है। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये दोस्तों इसका हमें इसको पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें इसके उत्तर बताने की कोशिश करनी है। तो चलिए दोस्तों पहले इसको हम पूरा पढ़ते हैं, फिर आंसर देने की प्रयास करते हैं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, नर हो न निराश करो मन को, संभालो कि सुयोग ने जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को ने निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, खिलेश्वर हैं अवलंबन है को, नर हो न निराश करो मन को, प्रभु क्या दोस्तों नेक्स्ट है इसमें अंदर, प्रभु ने तुम कर दान किए, सब वांछित वस्तुएं विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका वह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। ये दोस्तों हमने पूरा पढ़ लिया है। इसको दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके ही आंसर देना है। तो मैं इसके पहला प्रश्न इसके अंदर नेक्स्ट है जो हमारा 7वां प्रश्न है, मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य से हुआ। मनुष्य का जन्म दोस्तों किस उद्देश्य से होता है। वर्तमान में टाइम में मनुष्य का, तो वर्तमान में नहीं, मनुष्य का जो जन्म होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कर्म करना। क्या होता है, कर्म को करते रहना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा इसके 8वां प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी विशिष्ट चीज़ दी है। ईश्वर ने जो है मनुष्य को कौन सी विशिष्ट चीज़ दी है दोस्तों, वो काम करने के लिए दोस्तों ईश्वर ने कितने हाथ दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं। कितने, 2 हाथ दिए हैं। तो ये ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है, एक विशिष्ट चीज़ दी है, काम यानी कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए हैं। नेक्स्ट है 9वां इसके अंदर है दोस्तों, काव्यांश में संदेश निहित है। दोस्तों इस पूरे पैराग्राफ को हमने पढ़ा तो इसमें क्या पद्यांश में क्या विशेष संदेश नियत है। तो क्या है दोस्तों इसके अंदर कि काम करने का विशेष संदेश नियत है, काम करने का एक विशेष संदेश दे रहा है। ये जो हमारा जो पद्यांश है ये काम करने का विशेष संदेश दे रहा है। 10वां है, ईश्वर किसका सहारा बनता है। ईश्वर है वो किसका सहारा बनता है। ईश्वर दोस्तों जो कर्म करने वाला का ही सहारा बनता है दोस्तों। अपने आप जीवन में धीरे धीरे कर्म करते रहो और जीवन में धीरे धीरे छोटी छोटी सफलताएं आपको मिलती चली जाएगी और आप एक दिन एक बड़े कामकार और बड़े कर्मकार बन सकते हो। नेक्स्ट हमारा 11वां है, नर हो न निराश करो मन को। पंक्ति में अलंकार कौन सा है दोस्तों, नर हो न निराश करो मन को। पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों इसके अंदर न की आवृत्ति होती है, फिर न की होती है, फिर न की होती है। तो न की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट हमारा जो 12वां प्रश्न है, खिलेश्वर शब्द के पर्यायवाचिक क्या है दोस्तों। खिलेश्वर जो शब्द है इसका पर्यायवाचिक क्या है, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसके पर्यायवाचिक यहाँ नीचे छपे नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो नहीं होगा और ये भी सुरेश भी नहीं होगा। खिलेश्वर दोस्तों एक होगा ईश्वर, क्या होगा, खिलेश्वर शब्द का पर्यायवाचिक एक तो होगा ईश, क्या होगा, ईश। उसके बाद हमारा दूसरा होगा परमात्मा और प्रभु, क्या होगा, एक होगा परमात्मा, एक होगा प्रभु। ये 3 शब्द आप ध्यान में रखना, ईश, परमात्मा, प्रभु। खिलेश्वर शब्द का क्या है, पर्यायवाचिक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा दूसरे प्रश्न की।
दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या करना है दोस्तों? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दोस्तों हमारा जो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। दूसरा है संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? देवनागरी लिपि के अंदर संस्कृत लिखी जाती है। नेक्स्ट है तीसरा मौन गधा है। वाक्य में दोस्तों कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। दोस्तों मैंने एक जो वीडियो बनाया है 10 मिनट का आज बनाया है, उसको आप ज़रूर देखें। हिंदी अनिवार्य के अंदर आपको वह बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है। मैंने हर एक पार्ट के बारे में बताया कि इस पार्ट में से बड़ा प्रश्न आ सकता है। एक एक चीज़ को वाक्य सही से समझाया है, उनको आप ज़रूर देखें। इसी चैनल पर है दोस्तों, देख लेना, आप स्क्रॉल करके देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चौथा है इसका, जिस शब्द शक्ति के द्वारा साक्षात संकेत का अर्थ का बोध होता है। जिस शब्द शक्ति के द्वारा दोस्तों साक्षात संकेत का अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी शब्द शक्ति दोस्तों? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा साक्षात संकेत का अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पांचवा है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। उक्त पंक्ति में कौन सा दोस्तों रूपक अलंकार है? जग भव सागर तरने को नाव बनाए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ छठा प्रश्न का इसका दोस्तों। इसका छठा प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, उक्त पंक्ति में तय वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या होता है दोस्तों? तय आवृत्ति की बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, उक्त पंक्ति में तय वर्ण की बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों एक ही वर्ण की बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, निम्न पारिभाषिक शब्द को अर्थ लिखिए। दोस्तों ये पारिभाषिक शब्द दिए गए, इनका अर्थ लिखना है। तो पहला हमने बताया कि इस पहले दिया गया है, इसके अंदर एक्शन क्या दिया गया है? एक्शन है। ये एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही। क्या होता है? कार्यवाही। दूसरा है दोस्तों इसके अंदर एजेंट। एजेंट का अर्थ होता है अभिकर्ता। क्या होता है? अभिकर्ता। नेक्स्ट हमारा जो दोस्तों दूसरा प्रश्न है तीसरे का, संदर्भ शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। दोस्तों ये आपको हिंदी के अंदर दे दिया है संदर्भ, और इसका इंग्लिश के अंदर पारिभाषिक शब्द लिखना है तो है कंटेक्स्ट। क्या है दोस्तों? कंटेक्स्ट। क्या है? कंटेक्स्ट। नेक्स्ट है तीसरा, गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पर पानी मांगने क्यों चलती थी? गांव के बच्चों की जो इंद्रसेना है वो द्वार द्वार पर पानी मांगने क्यों चलती थी दोस्तों? अनावृष्टि को दूर करने के लिए। क्यों चलती थी दोस्तों? अनावृष्टि को दूर करने के लिए। नेक्स्ट चौथा है, रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ क्या है? रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है कि रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ रूपक है। क्या है दोस्तों? रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ रूपक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है कि यशोधरा बाबू ने कौन सी अदा किशनदास से सीखी थी? दोस्तों यशोधरा बाबू ने कौन सी अदा किशनदास से सीखी थी? तो इसका आंसर है कि यशोधरा बाबू खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए, और ये अदा उन्होंने किशनदास से सीखी थी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, यशोधरा बाबू का बड़ा लड़का कहाँ नौकरी करता था? तो इसका आंसर है यशोधरा बाबू का बड़ा लड़का एक प्रमुख जो विज्ञापन संस्थान है उसमें नौकरी करता था। दोस्तों कहाँ करता था? यशोधरा बाबू का जो बड़ा लड़का है एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करता था। ये दोस्तों प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से आपके यहाँ छोटा प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट सातवां है, बसंत पाटिल कौन था? जूझ आत्मकथात्मक अंश के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर है दोस्तों बसंत पाटिल लेखक की कक्षा का दुबला पतला और शांत स्वभाव का पढ़ने में होशियार लड़का था। बसंत पाटिल लेखक की कक्षा का दुबला पतला और शांत स्वभाव का पढ़ने में होशियार लड़का था। नेक्स्ट हम आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां दोस्तों हमारा जो प्रश्न है यह है कि लेखक को किस संबंध में पूरा विश्वास था? लेखक को किस संबंध में पूरा विश्वास था? जूझ आत्मकथात्मक अंश के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर है लेखक को खेती करने के संबंध में पूरा विश्वास था कि जन्म भर खेती करने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों नवा प्रश्न है कि नवा प्रश्न क्या है दोस्तों कि कागज और पेंसिल न होने पर लेखक किस पर और किसने कविता लिखा था? दोस्तों कागज और पेंसिल न होने पर लेखक इस प्रकार और कैसे कविता लिखता था? जो आत्मकथात्मक जो अंश के आधार पर हमें लिखना
हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों कागज और पेंसिल के अभाव में लेखक लकड़ी या पत्थर के टुकड़े से भैंस के पीठ पर रेखा खींचकर कविता लिखता था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 9वें प्रश्न 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है कुंवर नारायण की 2 रचनाओं के नाम लिखिए दोस्तों। कुंवर नारायण की 2 रचना, पहली रचना है चक्रव्यूह और दूसरी रचना है परिवेश हम तुम हैं। क्या रचना है दोस्तों? परिवेश हम तुम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 11वां प्रश्न है महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ होता है दोस्तों? महादेवी वर्मा का जन्म है 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। ये प्रश्न दोस्तों अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ सकता है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब होता है? 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 4थे प्रश्न की बात करता हूँ। चौथा प्रश्न है प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं? प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताना है। तो प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से दोस्तों कि उत्तर है इसका प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है दोस्तों। प्रिंट मीडिया को एक तो धीरे धीरे और दोबारा मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। किसी भी प्रश्न या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। किसी भी दोस्तों आपका जो पृष्ठ है, यहाँ पर प्रश्न नहीं है, किसी भी पृष्ठ को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोस्तों प्रिंट मीडिया। आप इसको साधारण भाषा में यानी अखबार को आप अखबार जो पढ़ने के क्या क्या लाभ है ये बता सकते हैं दोस्तों। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अखबार को आप धीरे धीरे या दोबारा मर्जी के अनुसार पढ़ सकते हो ना। उसके बाद दोस्तों अखबार के अंदर जितने भी पृष्ठ आ रहे हैं, यदि आपको पहला पृष्ठ से मान लो एक अखबार के अंदर कितने 12 पृष्ठ आते हैं, तो आप पहला मर्जी है तो पहला पढ़ दो। अगर आपकी मर्जी पहला पढ़ने की नहीं है तो आप मतलब 11वां भी पढ़ सकते हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस किसी भी पृष्ठ को समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है और आप अखबार को सुरक्षित रख करके और अन्य काम में भी इनको ले सकते हो। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ड्राई एंकर किसे कहते हैं। क्या दोस्तों ड्राई एंकर किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहाँ क्या कब और कैसे हुआ तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते हैं, एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है कि जब एंकर है वो खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहाँ क्या कब और कैसे हुआ तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते हैं, एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है और उसे ड्राई एंकर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 6ठा प्रश्न है कि किसानों की समस्याएं विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। दोस्तों किसानों की जो समस्याएं हैं इस विषय पर क्या करना है, एक संक्षिप्त में आलेख तैयार करना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किसानों की समस्याएं, यानी किसानों की अनेक समस्याएं हैं। जैसे सरकार उनकी सहायता के लिए केवल घोषणा करती है, परिणाम स्वरूप वह इस आशा के कर्ज में दब जाते हैं जिसके कारण वह आत्महत्या कर लेते हैं और जहर खा लेते हैं। खेती करना उनके लिए मुसीबत बन जाता है, समाज में उन्हें नीचा देखना पड़ता है। ये दोस्तों किसानों की क्या है समस्याएं, इस विषय पर संक्षिप्त में हमने टिप्पणी लिख दी है। इसका राइट आंसर ये। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, इस अभिप्राय इसका क्या अभिप्राय है? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुंदरता, सुगंध एवं पराग को फैलाकर सभी को आनंदित उल्लासित करते हैं, उसी प्रकार कविता भी कल्पनाओं एवं कोमल अनुभूतियों से सभी को आनंदित कर संदेश रूपी सुगंध फैलाती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। जिस प्रकार दोस्तों फूल खिलकर अपनी सुंदरता, सुगंध एवं पराग को फैलाकर सभी को आनंदित उल्लासित करते हैं, उसी प्रकार एक कविता भी कल्पनाओं एवं कोमल अनुभूतियों से सभी को आनंदित कर संदेश रूपी सुगंध फैलाती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है बात सीधी थी पर कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। बात सीधी थी पर कविता का जो कथ्य है इसको स्पष्ट करना है। इसका दोस्तों राइट आंसर है कविता में भाषा की सहजता, सरलता पर ध्यान देना चाहिए। कविता में भाषा की सहजता, सरलता पर ध्यान देना चाहिए। सीधी सी बात को तोड़ मरोड़ कर कहने से उसका सौंदर्य व अर्थ नष्ट हो जाता है, वह सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं हो पाती है, उसमें जटिलता आ जाती है। बात सीधी थी पर कविता का कथ्य स्पष्ट करना है दोस्तों। तो इसका दोस्तों हमने कथ्य स्पष्ट किया कि कविता में भाषा की सहजता, सरलता पर ध्यान देना चाहिए।
सीधी सी बात को तोड़ मरोड़ कर कहने से उसका सौंदर्य व अर्थ नष्ट हो जाता है, वह सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं हो पाती है, उसमें जटिलता आ जाती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और आपका नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, बाजार एक जादू है, लेखक के अनुसार बाजार का जादू किसे पर नहीं चलता है। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि बाजार का जादू किस पर नहीं चल सकता है। तो मैं जिन लोगों की इसका आंसर है दोस्तों, जिन लोगों की क्रय शक्ति होने पर भी मन भरा हुआ हो, अर्थात उसमें किसी चीज़ को लेने का निश्चित लक्ष्य हो, उपयोगी सामान खरीदने की ज़रूरत हो और अन्य कोई लालसा न हो, ऐसे लोगों पर बाजार का जादू नहीं चलता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिन लोगों की क्रय शक्ति होने पर भी मन भरा हुआ हो, यानी आप बाजार जा रहे हो तो आपका मन भरा हुआ हो, अर्थात उसमें किसी चीज़ लेने का निश्चित हो। जैसे आप मान लो आप बाजार जा रहे हो और आपको एक हिंदी डैश वर्क लेनी है, ये आपका एक ही लक्ष्य है कि मेरे को एक हिंदी अनिवार्य ही डैश वर्क लेनी है, उसके अलावा कुछ नहीं लेकर के आना है। अगर आप बाजार जाते हो हिंदी अनिवार्य की एक ही लेकर वापस कर आते हो तो आपका क्या है, बाजार का जादू आप पर नहीं चलता है। और इसके अलावा आप हिंदी अनिवार्य लेने जाते हो और आप साथ में इतिहास, साहित्य, भूगोल सभी उठा कर लाते हो तो आप पर क्या है, बाजार का जादू चल पड़ा है। ठीक है ना, यही समझाना चाहता है कि जिन लोगों की क्रय शक्ति होने पर भी मन भरा हुआ हो, अर्थात उसमें किसी चीज़ को लेने का निश्चित लक्ष्य हो, उपयोगी सामान खरीदने की ज़रूरत हो और अन्य कोई लालसा न हो, ऐसे लोगों पर बाजार का जादू नहीं चलता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं 10वें प्रश्न की बात करता हूँ। 10वां प्रश्न है कि शीर्ष फूल से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शीर्ष के फूल के पाठ के आधार पर लिखिए। ये दोस्तों भी ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है ना, इसको भी दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम इसका दोस्तों, शीर्ष के फूल से हमें क्या शिक्षा मिलती है, शीर्ष के फूल के पाठ के आधार पर लिखना है। इसका आंसर है, शीर्ष के फूल के माध्यम से हमें संघर्ष और कोलाहल से परिपूर्ण विपरीत स्थितियों में भी अविचलित रहकर जिजीविषा रखने की शिक्षा मिलती है। इससे हमें धैर्य रखकर लोकहित का चिंतन कर कर्तव्यशील बने रहने की शिक्षा भी मिलती है। कितना शानदार आंसर है दोस्तों कि शीर्ष के फूल के माध्यम से हमें संघर्ष एवं कोलाहल की से परिपूर्ण विपरीत स्थितियों में भी अविचलित रहकर जिजीविषा रखने की शिक्षा मिलती है। इससे हमें धैर्य रखकर लोकहित का चिंतन कर कर्तव्यशील बने रहने की शिक्षा भी मिलती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं 11वें प्रश्न की बात करता हूँ। यशोधरा बाबू की पत्नी विलायती परंपरा को भी अपने उत्सव क्यों मान लेती थे। इसका दोस्तों राइट आंसर है कि उनकी पत्नी को भारतीय से कुछ सरोकार नहीं है। दोस्तों जो यशोधरा बाबू की पत्नी को भारतीय के कुछ सरोकार नहीं है, वह जीवन को उत्साह से जीना चाहती है, इसलिए वह विलायती परंपरा को अपने उत्सव सा मान लेती है। उनकी जो पत्नी है उनको भारतीय से कोई सरोकार नहीं है, वह जीवन को उत्साह से जीना चाहती है, इसलिए वह विलायती परंपरा को अपने उत्सव सा मान लेती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 12वां है, यदि आप लेखक के स्थान पर होते तो माँ से पढ़ने की बात कब करते। ये दोस्तों इसका आंसर देना है। इसका आंसर है दोस्तों, यदि मैं लेखक के स्थान पर होता तो मैं भी पढ़ने की बात माँ से उस समय करता जब वह अकेले में धूप में कंडे पात रही होती और उसकी व्यस्तता के समय नहीं करता, क्योंकि उस समय पिताजी घर में मौजूद होते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, शहर स्वीकार है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। शहर से स्वीकार है, या फिर दोस्तों इस कविता का नाम ये नीचे है, शहर से स्वीकार है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि शहर से स्वीकार है कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। ये दोस्तों इसके बारे में पहले लिखना है कि शहर से स्वीकार है कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। व्यक्त कविता में कवि ने अपने जीवन की तमाम अच्छी बुरी स्थितियों में संघर्ष स्वीकारने की बात की है। एक स्वीकार करना और दूसरा होता है स्वीकार करना और दूसरा होता है खुशी खुशी स्वीकार करना। दोस्तों एक तो होता है कि स्वीकार करना और दूसरा होता है खुशी खुशी स्वीकार करना। इस कविता द्वारा कवि ने जीवन के सम्यक भाव को अंगीकार करने की प्रेरणा देते हुए
प्रिय द्वारा प्रदत्त सभी स्थितियों को खुशी खुशी स्वीकारने की बात कही है। कवि इन सभी परिस्थितियों के साथ प्रिय को जुड़ाव महसूस करते हैं। स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में उठती भावनाएं, जीवन में मिली उपलब्धियां सभी के लिए प्रिय को प्रेरक मानता है। लेकिन दूसरी तरफ कवि का अंतर्विरोध भी स्पष्ट होता हुआ है। कवि को लगता है कि प्रिय के प्रेम के प्रभाव स्वरूप कमजोर पड़ता जा रहा है और इस कारण भविष्य अंधकार में लगता है। इसलिए सब कुछ भूलकर भी स्मृति के अंधकार में गुफा में एकाकी जीवन जीना चाहते हैं, ताकि मन की दृढ़ता वह जीवन की कठोरता के प्रति सक्षम हो सके। दोस्तों ये इसका है राइट आंसर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो अथवा का प्रश्न है 13वां का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण क्या कहना चाहता है? कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण क्या कहना चाहता है? तो इसका दोस्तों आंसर है कि कविता के बहाने कविता में कवि ने एक यात्रा का वर्णन किया है। कविता के बहाने कवि में एक यात्रा का वर्णन किया है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति का विशाल साम्राज्य है तथा दूसरी ओर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाता बच्चा है। कवि ने चिड़िया के उड़ान के माध्यम से उसके उड़ने की सीमा बताई है कि एक सीमा तक ही वह अपनी उड़ान भर सकती है। उसी तरह फूलों के खिलने, सुगंध देने और मुरझाने की भी एक सीमा है। समयानुसार फूल खिलता है, रंग और खुशबू बिखेरता है और फिर मुरझा जाता है, लेकिन बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा या बंधन नहीं होता है। उसी प्रकार कविता भी तो शब्दों का खेल ही है और इस खेल में जड़, चेतन, अतीत और वर्तमान, भविष्य सभी उसके उपकरण मात्र है। कविता की कल्पना अनंत है, शब्दों का जाल अनंत है। इसलिए जहाँ भी रचनात्मक क्रिया की बात आती है वहाँ सीमाओं के बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं। वह चाहे घर की सीमा हो, भाषा की हो, फिर मैं की हो। इन्हीं भावों से संचित कविता कवि की राय को प्रस्तुत करती है। ठीक है ना दोस्तों, ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और एग्जाम की दृष्टि से ये दोस्तों मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न है कि नमक कहानी के मूल संदेश का प्रकाश डालते हुए इसका सारांश प्रस्तुत कीजिए। नमक कहानी के मूल संदेश पर प्रकाश डालते हुए इसका सारांश प्रस्तुत करना है दोस्तों। तो इसका आंसर है नमक कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की अत्यंत मार्मिक कहानी है। नमक कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की अत्यंत मार्मिक कहानी है। इसमें सरहद के इस पार और उस पार के लोगों के दर्द और भावनाओं का इजहार हुआ है। पाकिस्तान से विस्थापित हुई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। वह उपहार के रूप में वहाँ से नमक लाने की फरमाइश करती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी गैर कानूनी होते हुए भी नमक ले जाने की अनुमति देते समय दिल्ली को अपना वतन बताता है। इस प्रकार भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन बताते हुए सफिया को चाय पिलाता है और दूर तक दौड़ कर आता है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पिलाता है और नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान कर इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है। यह हार्दिक जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इस तरह ये कहानी भौगोलिक रूप से दो भागों में बंट गए देश के लोगों की भावनात्मक एकता की मार्मिक कहानी है। कहानी का संदेश भी अत्यंत मार्मिक है कि राष्ट्र राज्यों की नई सीमाएं रेखाएं खींची जाने के बावजूद भी ये सीमाएं लोगों के अंतर मन को नहीं बांट पाई है। आज भी एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव मौजूद है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट मैं 14वें का अथवा का जो प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करता हूँ। ये प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। दोस्तों महादेवी वर्मा द्वारा जो एक पाठ लिखा रचित है भक्तिन पाठ के शीर्षक की जो सार्थकता पर हमें प्रकाश डालना है। इसका दोस्तों राइट आंसर है कि भक्तिन शीर्षक से स्पष्ट होता है कि किसी की भक्त
चाहे किसी व्यक्ति विशेष की या भगवान विशेष की हो, भक्तिन नाम बताता है कि जरूर कोई वैरागन है जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर ईश्वर भजन में विरक्त है। भक्तिन पाठ की भक्तिन के में गृहस्थ और सन्यासी दोनों का सम्मिश्रण है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मई था। क्या नाम था दोस्तों? भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मई था। बचपन में विवाह होने पर अनेक जिम्मेदारियों को वहन करती लक्ष्मी नाम के अनुरूप सुख संपदा से कोसों दूर थी। वह जीवन पर्यंत अपने साहस और संघर्ष के बल पर जीवन जीती है और इसलिए वह अपना नाम लक्ष्मी नहीं कहलवाना चाहती है। लेखिका ने उसकी वेशभूषा देखकर उसे भक्तिन नाम दिया था और उसमें स्वामी भक्ति के गुण होने के कारण लेखिका भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। वह लेखिका के हर संभव सेवा करती तथा उसे खुश रखना अपना जीवन धर्म समझती थी। भक्तिन के जीवन का संघर्ष में पक्ष का चित्रण करना और लेखिका का उद्देश्य था जिसमें वह सफल रही और इसलिए भक्तिन शीर्षक भी उसके नाम। वह जीवन के अनुरूप सफल वह सार्थक ही रहा। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हमने चर्चा कर ली है। इसके बारे में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों 15वां प्रश्न की। 15वां प्रश्न है, यशोधरा बाबू के बच्चों को का कौन सा पक्ष आपत्तिजनक है? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर लिखे। दोस्तों ये प्रश्न 6 नंबर का आने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। दोस्तों सिल्वर वेडिंग पार्ट है ना आपका, इस पार्ट में से और एक पार्ट का नाम है जूझ, उस दोनों पार्टों में से आपके 6 नंबर के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। जितने भी 6 नंबर के प्रश्न हैं उनको आप पढ़ लेना है। दोस्तों इसका आंसर है, यशोधरा बाबू के बच्चे परिश्रमी और प्रतिभाशाली हैं। यशोधरा बाबू के जो बच्चे हैं वो परिश्रमी और प्रतिभाशाली है, किंतु उनका व्यवहार आपत्तिजनक है। उनके मन में अपने पिता, रिश्तेदारी, समाज आदि के प्रति नकारात्मक समय हुई है। इस कारण वह पिता तथा समाज की कदम कदम पर उपेक्षा करते हैं। वह पिता को ये बताना भी उचित नहीं समझते कि वह उनकी सिल्वर वेडिंग मनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भूषण अपनी मनमर्जी से घर में पर्दे, सोफा, डबल बेड, टीवी आदि ले आता है और वह अपना वेतन भी पिता के हाथों में नहीं सौंपता, बल्कि वह पिता से यह भी कहता है कि वह कोई अच्छा ना नौकर रख ले जिसका वेतन वह खुद दे देगा। इस प्रकार वह सिल्वर वेडिंग पर गाउन का उपहार देकर कहता है कि वह फटा हुआ फुलओवर पहनकर दूध लेने न जाया करें और उनकी लड़की खुद को कपड़े ढंग के पहनती नहीं है। दोस्तों उनकी जो लड़की है वो खुद तो कपड़े ढंग के पहनती नहीं है और पिता को उपदेश देते हुए झिड़की देने लगती है कि बच्चों के इस प्रकार के व्यवहार से पिता के मन में विक्षोभ ही उत्पन्न होता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 15वें का। दोस्तों ये प्रश्न है हमारा, जूझ आत्मकथात्मक अर्थ के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो जूझ जो आत्मकथात्मक अर्थ के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास का जितना अंश पाठ स्वरूप में संकलित है वह पूरी तरह शिक्षाप्रद और स्वउद्देश्य है। इसके माध्यम से लेखक ने पाठकों को संघर्ष करने की सीख दी है। मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां चाहे जितनी विकट हो, सामने भीषण संकट हो, बाधाएं हो, उनमें घबराना नहीं चाहिए। उसे सहनशीलता, धैर्य, हिम्मत और संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। पढ़ाई छूट जाने के बाद भी लेखक के मन में पढ़ने की तीव्र लालसा है, क्योंकि आगे पढ़कर नौकरी प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। उसके बाद और जीवन को सफल बनाया जा सकता है, किंतु उसका पिता बाधा बना हुआ है। लेखक इस संकट से रास्ते निकालता है और वह माँ की सहायता से पिता को सीधी राह पर ले जाता है और इसके लिए सारे उपाय खुद सुझाता है। वह अपने पिता की सारी शर्तें मानकर पाठशाला जाने लगता है। पाठशाला में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, किंतु वह धैर्यपूर्वक अपनी पढ़ाई करता चला जाता है। परिणाम स्वरूप वह सबका चहेता बन जाता है। वह संघर्ष कर आगे बढ़ने में सफल हो जाता है और उसका भविष्य संवर जाता है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। आपको भी दोस्तों मेहनत करनी है और मेहनत करके आपको हर एक समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़ना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय लिखना
हैं। तो इसका दोस्तों आंसर है हरिवंश राय बच्चन। धारावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय का जन्म दोस्तों, ये हरिवंश राय है और धारावाद के प्रवर्तक कवि है। हरिवंश राय का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ होता है? इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की और कैम्ब्रिज विद्यालय से पीएचडी उपाधि प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्राध्यापक एवं शिक्षा मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। ये हलावाद के प्रवर्तक कवि भी रहे हैं। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा में तथा संवेदना से युक्त गय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की है और अपनी बात कही और व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की है और ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन जी की कविताओं की प्रकट हुई है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा नियंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं और क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान, ये इनकी आत्मकथा है दोस्तों। प्रवासी की डायरी, ये इनकी एक डायरी लिखी गई है। इत्यादि रचित संसार है और इनका निधन 2003 में मुंबई में होता है। कब होता है इनका निधन दोस्तों? 2003 के हरिवंश राय का बच्चन का निधन मुंबई के अंदर होता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। आपको इसको याद करना है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्या है दोस्तों? मोस्ट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके अथवा का प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय देना है। तो इसका दोस्तों आंसर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव आरत दुबे का छपरा में 1907 में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म दोस्तों कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव आरत दुबे का छपरा में हुआ था। आपने काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नियंत्रण पर शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रूप में रहे। वहाँ का शांत और साहित्यिक वातावरण उनकी साहित्य साधना के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ और उन्होंने अनेक स्थानों पर हिंदी अध्यापन कार्य किया। वह कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वह उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। दोस्तों इनकी रचनाएं क्या है? अशोक के फूल, कुट्टज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या दोस्तों? बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्वास उपन्यास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है दोस्तों। इनकी सांस्कृतिक दृष्टि प्रभावशाली एवं मूल चेतना विराट मानवतावाद है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। साहित्यिक रचना करते हुए इनका निधन कब होता है दोस्तों? 1979 में दिल्ली के अंदर इनका निधन हो जाता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण लेखक है, आप इन्हें भी महत्वपूर्ण मानिए और इनको पॉइंट के हिसाब से अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। ये हजारी प्रसाद का दोस्तों जो द्विवेदी का लेखक परिचय है, इनका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों आपके 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है दोस्तों, मैंने 16वां, 17वां, 18वां जो 19 के अंदर जो 3 प्रश्न है वो छोड़ दिए हैं, उनको आप फिक्स याद कर लेना दोस्तों। वह क्या कहीं से भी आ सकती है तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। आप अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए और जो आपके टीचर बता रहे हैं महत्वपूर्ण वह क्या कहाँ से आ सकती है उनका अनुसरण जरूर करें और वह कहें उनके अनुसार आप वह क्या तैयार करें, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारा जो स्वास्थ्य रक्षा आयुष्मान योजना पर जो निबंध लिखना है इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ दोस्तों। निबंध 1 आएगा और कितने नंबर का आने वाला है दोस्तों? 5 नंबर का आने वाला। कितने नंबर का? आपके 5 नंबर का निबंध आने वाला। कितना नंबर मिलेंगे दोस्तों? अगर आप एक निबंध को सही तरीके से लिखोगे तो आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो मैं मोस्ट निबंध भी बताने वाला हूँ और आपको इस मॉडल पेपर के अंदर आए हुए निबंध को भी पर चर्चा करता हूँ। एक निबंध दोस्तों कोरोना पर विस्तार से याद कर जरूर जाना, कोरोना पर निबंध आ सकता है। पहला दोस्तों इसके अंदर लिखना है जो स्वास्थ्य रक्षा आयुष्मान योजना के बारे में हमें निबंध लिखना है। तो पहला है प्रस्तावना। क्या है दोस्तों? प्रस्तावना। आयुर्वेद में कथन है शरीर व्याधि मंदिरम। आयुर्वेद में दोस्तों क्या कथन है? शरीर व्याधि मंदिरम, अर्थात शरीर अनेक रोगों का घर है,
शरीर के कल पुर्जों की सही चाल होने पर ही स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वस्थ व्यक्ति निर्धन होने पर भी दीर्घजीवी होता है, परंतु अस्वस्थ व्यक्ति कुबेर होने पर भी कष्ट में जीवन भोगता हुआ परलोक सिधर जाता है। पहला सुख निरोगी काया, इसलिए सुखमय जीवन के लिए स्वास्थ्य रक्षा का सभी को सर्वदा ध्यान रखना अपेक्षित है। आपको भी दोस्तों स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपेक्षित ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। अगर आपका वर्तमान टाइम के अंदर जो स्वास्थ्य बिगड़ गया ना, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, पूरी साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट कि स्वास्थ्य रक्षा के उपाय। स्वास्थ्य को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इनके क्या उपाय हैं, तो इसका दोस्तों बारे में हम बता रहे हैं कि स्वास्थ्य रक्षा अनेक प्रकार से हो सकती है। स्वास्थ्य की रक्षा अनेक प्रकार से हो सकती है। नियमित जीवनचर्या अपनाने से, योगा अभ्यास करने से, संतुलित एवं शुद्ध भोजन करने से, परिशुद्ध पर्यावरण में रहने से तथा समस्त दुर्व्यसनों से मुक्त रहने से स्वास्थ्य की रक्षा स्वतः हो जाती है। फिर भी ईश्वर की इस हाड़ मांस की रचना में अर्थात मानव शरीर में रोग आ ही जाता है। स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ा ही जाता है। स्वास्थ्य सदा एक सा नहीं रहता है, इसके उपचार की ज़रूरत पड़ती है। इसी दृष्टि से भारत सरकार ने अटल आयुष्मान योजना प्रारंभ की है। दोस्तों आपको भी इन दिनों में वर्तमान में क्या करना है, नियमित जीवनचर्या अपनाना है, योगा अभ्यास करना है, संतुलित एवं शुद्ध भोजन खाना है और परिशुद्ध पर्यावरण के अंदर आपको रहना है। और फिर आप अच्छी सेल्फ स्टडी करते रहना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों हम बात करते हैं कि अटल आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य रक्षा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस योजना का लक्ष्य सभी नागरिकों को स्वास्थ्य रक्षा हेतु समस्त चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विशेष रूप में से गरीब, दलित, शोषित, बेसहारा एवं छोटे बालकों को रोगा उपचार कम खर्चे पर ही यथासंभव निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिले, और इस दृष्टि से केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए तक का रोगा उपचार प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क कराना निश्चित किया है। और समस्त देश में 50 करोड़ लोगों को मुफ्त के इलाज का लक्ष्य रखा गया है। ये दोस्तों इसका बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है आयुष्मान योजना के लाभ क्या है। दोस्तों आयुष्मान योजना, इसके क्या लाभ है। कुपोषण, अस्वस्थता, निर्धनता आदि के कारण से अनेक असाध्य रोग फैल रहे हैं तथा लोगों को रोगापचार पर असीमित व्यय करना पड़ता है। अटल आयुष्मान योजना के द्वारा सभी सरकारी एवं प्रमुख निजी अस्पतालों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मिलने लगी है। इस नियमित गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस निमित्त दोस्तों गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। रोगोपचार हेतु 5 लाख रुपए तक सरकारी सहयोग दिया जा रहा है, और इससे अल्प अवधि में ही 60 लाख बच्चों को मृत्यु मुख से जाने से बचाया गया है। सख्त एवं निम्न वर्ग की जनता इससे लाभान्वित हो रही है। नेक्स्ट 5वां इसके अंदर लिखना है दोस्तों, हमें उपसार लिखना है। क्या लिखना है, उपसार लिखना है। स्वास्थ्य ऐसा धन है जिससे जीवन सुख चैन से बीत जाता है। लंबी आयु का यही रहस्य है, परंतु स्वास्थ्य रूपी धन की रक्षा कैसे हो, इस दृष्टि से अटल आयुष्मान योजना चल रही है। ये योजना सफल रहे, ये आम नागरिक की कामना है। ये दोस्तों हमने पूरा आयुष्मान योजना के बारे में निबंध लिखा है। और इसी के साथ ही आज का हमारा दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र था वो संपूर्ण हमने हल कर लिया है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। इसके आगे मैं सभी मॉडल पेपर हल करवा दूंगा। और वर्तमान टाइम में कई बच्चे कह रहे हैं कि परीक्षाएं रद्द होगी, परीक्षाएं रद्द नहीं होगी, परीक्षा तय समय पर होगी। ये आपको मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई संभावना होती है तो आगे पोस्टपोन्ड हो सकती है, लेकिन रद्द तो नहीं होगी। अब की बार रद्द होने का तो चांसेज भी नहीं है। इसलिए आप नियमित तैयारी करते रहे और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देवें। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर करें, उसमें मैं हर तरह की जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करें, सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। ये इतनी सी हेल्प आप कर सकते हो तो ज़रूर करिए। आपको मैं 101% अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ, ये आप सभी से मेरी उम्मीद है। कोई भी समस्या है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपको फ़ोन से बात करके आपकी समस्या का सॉल्यूशन करूंगा। आप मेरे साथ तत्पर जुड़े रहें और हर एक समस्या का समाधान करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।